नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस को। दोस्तों, जब आप इस सिलेबस को देखते हैं तो आपको यहाँ 10 यूनिट दिखाई पड़ती हैं और इस 10 यूनिट में जो अंतिम यूनिट है 10वीं यूनिट, इसमें आपको मध्य प्रदेश की जनजातीय व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिखाई पड़ते हैं। लगातार हमारी इस पर लेक्चर सीरीज चल रही है और इस लेक्चर सीरीज में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार से मध्य प्रदेश का योगदान रहा है। मध्य प्रदेश के योगदान के साथ साथ आदिवासी समुदाय का योगदान रहा है। उन विशेष आदिवासी समुदाय के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलनों को आज हम देखने वाले हैं जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहे हैं। दोस्तों, क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भील विद्रोह की। दोस्तों, जब हम भील विद्रोह की बात करते हैं तो ये जो विद्रोह है ये 1818 से लेकर 1831 की अवधि में हमें दिखाई पड़ता है। भारत में हुए उन तमाम आदिवासी विद्रोह में से एक विद्रोह हमें देखने को मिलता है जो अंग्रेजी शोषणकारी नीतियों का परिणाम थे। हमारे इस क्षेत्र में जो हमारा मालवा का क्षेत्र रहा है, जहां मूल रूप से भील जनजाति का वर्चस्व है, इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने अलग अलग प्रकार के कानून लगाना शुरू कर दिए। उन कानूनों का जो उद्देश्य था वो यही था कि ज्यादा से ज्यादा इन लोगों का शोषण किया जाए। साथ ही साथ जो सेठ साहूकार होते थे वो भी शोषण कर रहे थे, अंग्रेज भी शोषण कर रहे थे और हमारे भील साथी जो थे उनके जो जंगलों पर अधिकार थे उनको संकुचित करते चले जाते थे। ज्यादा से ज्यादा इनका शोषण करके लाभ कमाना इनका उद्देश्य रहा है। इन सब नीतियों से भील जनजाति के लोग बहुत ज्यादा असंतोष में आए और तब जाकर भील विद्रोह का प्रारंभ हुआ, जो हमें 1818 से 1831 के बीच में दिखाई पड़ता है। यहाँ नेतृत्वकर्ता के तौर पर हम सेवाराम को देखते हैं, मतलब प्रमुख तौर पर सेवाराम जी जो रहे हैं, इन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। इस विद्रोह में अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाएं हमें देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले 1817 में खानदेश में विद्रोह हुआ। बुरहानपुर के आसपास के इलाकों में ये विद्रोह बड़े पैमाने पर फैलता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं इस विद्रोह के उठने के साथ ही अंग्रेजों ने 1818 में खानदेश पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण दो चीजों के कारण हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अंग्रेजों को ये लगता था कि पेशवा के मंत्री त्र्यंबक जी जो थे उनके कारण ये विद्रोह पनपा है, तो पहले उन्होंने उनके ऊपर ही आक्रमण कर दिया और ऐसे में थाना क्षेत्र से त्र्यंबक जी को भागना पड़ा। वो अपने किले को छोड़कर भाग निकले। इसके बाद हम देखें तो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह हमें ये विद्रोह उठता दिखाई पड़ता है। जैसे कि हम बात करें 1831 में धार के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ। 1846 में देखें तो मालवा के क्षेत्र में ये विद्रोह देखने को मिला। 1852 में देखें तो खानदेश के भीलों ने बड़े स्तर पर यहाँ पर झंडा उठा लिया, मोर्चा संभाल लिया था। इसके बाद 1857 की क्रांति के समय देखें तो भागोजी और काजर सिंह जो है, इन्होंने अपने नेतृत्व में इस विद्रोह को चालू रखा था। दोस्तों, इसी के साथ 1857 की क्रांति में भील विद्रोह के नेताओं की हमें एक सक्रिय भागीदारी दिखाई पड़ती है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के इन अलग अलग हिस्सों में अपने नेतृत्व में विद्रोह को जारी रखा था। वैसे हमें अगला जो विद्रोह देखने को मिलता है वो मिलता है दोस्तों बुंदेला विद्रोह। जो बुंदेला विद्रोह है ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है, खासकर हम मध्य प्रदेश के इतिहास में बात करें तो 1842 में मार्च के महीने में गर्मी में ये विद्रोह हमें दिखाई पड़ता है। मुख्य रूप से इस विद्रोह में हम देखें, एक तरफ बुंदेला, एक तरफ देखें तो गोंड, एक तरफ कुर्मी और एक हमको लोधी जो समुदाय के लोग हैं वो इस विद्रोह में दिखाई पड़ते हैं। इस विद्रोह का इतना ज्यादा महत्व रहा है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी, याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी विद्रोह जो है वो इस बुंदेला विद्रोह को माना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार की है कि 1818 तक जब आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में बिठा दिया गया और पुणे में उनका जो हजूर दफ्तर राजधानी हुआ करती थी वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। उसके बाद जो मराठा क्षेत्र थे वो भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गए और यही हम देखें 1818 में सागर और नर्मदा क्षेत्र के जो इलाके थे ये सभी के सभी अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गए और अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया कि एक प्रकार से टेरिटरी का गठन कर दिया।
कब? 1820 में। और सागर को इसका मुख्यालय बना दिया। सागर इसका क्या बन गया? मुख्यालय बन गया। और यहाँ गवर्नर जनरल के एजेंट को प्रमुख के तौर पर स्थापित कर दिया। अब ये गवर्नर जनरल का एजेंट जो है वो प्रमुख के तौर पर इस मुख्यालय पे काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी जो गतिविधियां रही हैं उसके चलते यहाँ पर विद्रोह शुरू हो जाता है। और ये विद्रोह जब शुरू हुआ तो प्रमुख तौर पर सागर का जो उत्तरी इलाका है वो इससे प्रभावित होता है दोस्तों। सागर के उत्तरी इलाके में ये प्रमुख तौर पर रहता है। अगर हम यह देखें तो सबसे ज्यादा सफल जो बुंदेला विद्रोह रहा है वो नरसिंहपुर जिले में हमें दिखाई पड़ता है। इसके प्रमुख नेता में हमें शिवराज सिंह गोंड, रणजोत सिंह गोंड, दिलराज सिंह गोंड, दिल्लन शाह गोंड और निहाल सिंह कोरकू दिखाई पड़ते हैं। निहाल सिंह कोरकू जो रहे ना, इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में कोरकू समुदाय के लोगों को संगठित करके विद्रोह करने का काम किया था। तो ये पूरा के पूरा बिंदोला विद्रोह रहा जो हमारे मध्य प्रदेश में घटित हुआ इन सभी नेताओं के नेतृत्व में दोस्तों। इसके बाद हम देखें 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहा है, क्या स्थिति रही मध्य प्रदेश की, वो देखना है, जिसमें जनजातीय समुदाय का क्या योगदान है। तो हम लोग जानते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं, इन्होंने इस विद्रोह को आधिकारिक तौर पर विद्रोह शुरू किया था। और ये सभी के सभी सैनिक यहां से कहां निकले थे? दिल्ली की ओर निकले थे। दिल्ली की ओर निकले। दिल्ली पहुंचकर इन्होंने जो बहादुर शाह जफर रहा है, बहादुर शाह जफर जो रहा है, जिसको हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं, इसको विद्रोह का नेता चुना। और यहीं से विद्रोह बड़े पैमाने पर पूरे देश में फैलना शुरू हो गया। लेकिन इस विद्रोह का जो है वो तात्कालिक कारण इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है कि तात्कालिक कारक क्या रहा है कि 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर, ये कहां है? बंगाल में है दोस्तों। यहां के सैनिक मंगल पांडे जो थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह क्यों किया था? इनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें चर्बी वाले कारतूस लगने की कहीं ना कहीं सूचना थी। और उस सब के कारण मंगल पांडे जी ने अंग्रेज सैनिक जो जबरदस्ती कारतूस का प्रयोग करने के लिए प्रेशर कर रहे थे, उनको मार दिया। और यहां मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और इस फांसी के बाद सैनिकों में अच्छा खासा संतोष हुआ और फिर सैनिकों ने विद्रोह करने का एक मन बना लिया और बड़े पैमाने पर विद्रोह किया। इसे हम तात्कालिक कारक के तौर पर जानते हैं, चर्बी वाले कारतूस की घटना के रूप में। और यहीं से फिर यहां मेरठ से विद्रोह का प्रारंभ हुआ। अब इसके अलग अलग केंद्र बने दोस्तों, और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। मध्य प्रदेश में हम देखें तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ वो नीमच से हुआ। सबसे पहले नीमच जो छावनी रही है, वहां 3 जून 1857 से विद्रोह चालू हुआ था दोस्तों। और नीमच में हम बात करें तो अली बेग जो रहे, इनके नेतृत्व में नीमच से 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ। नीमच में अली बेग ने अंग्रेजों के बंगलों में आग लगा दी थी। एक असंतोष का ये यहां पर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद हम देखें दूसरा घटनाक्रम हमें इसमें दिखाई पड़ता है ग्वालियर की मुरार छावनी। ग्वालियर की जो मुरार छावनी रही, वहां 14 जून 1857 को विद्रोह हुआ। ग्वालियर की मुरार छावनी में 14 जून 1857 को इतना भयंकर विद्रोह हुआ था कि जो सिंधिया राजघराने के राजा थे, जयाजी राव सिंधिया जो थे, वो ग्वालियर के किले से आगरा चले गए थे। क्योंकि इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था ना, होलकर और सिंधिया, इन्होंने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। तो यहां इनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया गया। तो डर के मारे ये ग्वालियर से भागकर कहां चले गए थे? आगरा चले गए थे। ये दूसरी घटना रही 1857 के विद्रोह की, जो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिली थी दोस्तों। क्लियर है? इसके बाद हम आगे देखें तो हमें यहाँ इंपॉर्टेंट जो है वो दक्षिण के क्षेत्रों में भी विद्रोह दिखाई पड़ता है जनजातियों का। अगर हम दक्षिण के क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण में जनजातीय लोग जो रहे हैं, इन्होंने विशेष प्रकार से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व दिया, जिसमें हम इंपॉर्टेंट तौर पर देखें तो महाकौशल का जो क्षेत्र रहा है, महाकौशल का जो क्षेत्र रहा है, यहां पर यह विद्रोह हुआ, जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गढ़मंडला। ये गढ़मंडला जो है, यहां आपको शंकर शाह और रघुनाथ शाह का विद्रोह देखने को मिलता है।
पिछले लेक्चर में जब मैंने मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में बात की थी तो इन दोनों नेताओं के बारे में डिटेल में बात की थी कि शंकर शाह का क्या नेतृत्व रहा और रघुनाथ शाह का क्या नेतृत्व रहा। शंकर शाह की उम्र इस समय 70 साल थी और रघुनाथ शाह उनके पुत्र थे, इनकी उम्र 40 साल थी। दोनों पिता पुत्र ने बहुत ही जोर के साथ इस विद्रोह में गढ़मंडला के क्षेत्र का नेतृत्व किया, लेकिन इन्हें जब पकड़ लिया गया गद्दारी के कारण तो 18 सितंबर को 1857 को इन्हें अलग अलग तोप के मुंह पर बांध दिया गया और गोले से जिंदा उड़ा दिया गया था। तो ये यहां पर कहीं ना कहीं अंजाम होता है इनका। जब ये मर गए तो इनकी पत्नी जो थी शंकर शाह की, फूल कुंवर, उन्होंने विद्रोह को आगे बढ़ाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखें तो वर्तमान जो मंडला है, मंडला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो वर्तमान में डिंडोरी के अंतर्गत आता है, याद रख लीजिएगा। उस समय का मंडला क्षेत्र जो रहा ये डिंडोरी के अंतर्गत आता है। यहां पर हमें जमींदार लक्ष्मण सिंह का विद्रोह देखने को मिलता है। ये जमींदार लक्ष्मण सिंह का विद्रोह देखने को मिला और जमींदार लक्ष्मण सिंह जो रहे, इनके उत्तराधिकारी थे विक्रमजीत सिंह। ध्यान रखिएगा कि वर्तमान डिंडोरी का क्षेत्र और उस समय क्षेत्र कहां आता था, मंडला में। यहां पर आपको जमींदार मिलते थे कौन, लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह जो थे, इनके उत्तराधिकारी की समस्या आई। इनके उत्तराधिकारी कौन हुए, विक्रमजीत सिंह। ये विक्रमजीत सिंह जो इनके उत्तराधिकारी रहे, इनको अंग्रेजों ने मानसिक रूप से अस्वस्थ मानकर उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और हड़प नीति के चलते यहां वाडिंगटन, नाम याद रखिएगा, वाडिंगटन नाम के इस अंग्रेज गवर्नर की नियुक्ति करके हड़प नीति के तहत इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब यहां रानी अवंतीबाई हमें दिखाई पड़ेगी। रानी अवंतीबाई ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया और रानी अवंतीबाई ने इस निर्णय के खिलाफ विरोध कर दिया और यहीं से हम 1857 के नेतृत्व में इस क्षेत्र का नेतृत्व देखते हैं विद्रोह के अंतर्गत। रानी अवंतीबाई के बारे में बात करेंगे कि रानी अवंतीबाई जो रही है, इन्हें इस मंडला क्षेत्र की, रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी कहते हैं। इन्होंने जब विक्रमजीत सिंह को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी नहीं मानकर इनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की, उस निर्णय का विरोध किया और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ कूद पड़ी और इन्होंने पहली बार खेरी का युद्ध लड़ा। ये खेरी का जो युद्ध लड़ा था दोस्तों, याद रखिएगा, खेरी का ये जो युद्ध लड़ा था, इस युद्ध में वाडिंगटन को हरा दिया। ये वाडिंगटन वो व्यक्ति है जिसको इनके क्षेत्र में प्रमुख के तौर पर अंग्रेजों ने नियुक्त कर दिया था। तो खेरी का युद्ध जो है होता है कब, हम बोल सकते हैं कि 1857 में, और खेरी के युद्ध में रानी अवंतीबाई वाडिंगटन को हरा देती है। इसके बाद हम देखें तो जनरल वार्डन जो थे, इनके साथ देवहारगढ़ का युद्ध होता है। देवहारगढ़ का जंगल है, वहां रानी अवंतीबाई का युद्ध होता है। देवहारगढ़ का युद्ध जो है वो वार्डन के साथ जब चल रहा था, तब रानी अवंतीबाई जो रही कि इनको लग रहा था कि अब ये हार जाएंगी, तो रानी अवंतीबाई ने क्या किया कि स्वयं रानी अवंतीबाई और उनकी सहायिका जो थी, जिसका नाम था गिरधारी बाई, इन दोनों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्यों कर ली? क्योंकि ये अपने आत्मसम्मान को, अपनी मर्यादा को बचाना चाहती थी और किसी भी कंडीशन में अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहती थी। तो रानी अवंतीबाई ने 20 मार्च 1858 को वार्डन के हाथों लगने से बेहतर आत्महत्या करना समझा और इन्होंने और इनकी सहायिका गिरधारी भाई दोनों ने इस समय आत्महत्या करके अपने प्राण त्याग दिए। और जिस वीरता के साथ रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से लड़ाई की, इस वीरता के कारण इन्हें रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो शाहपुरा है, यही हमें इनकी समाधि स्थल देखने को मिलता है। दोस्तों, प्रथम महिला शहीद वीरांगना के तौर पर हम रानी अवंतीबाई को देखते हैं, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लोहा लिया था। तो ये रानी अवंतीबाई की इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस की है। इसके बाद निमाड़ क्षेत्र में देखें तो निमाड़ क्षेत्र के सेंधवा इलाका जो है बड़वानी का, यहाँ भीमा नायक के नेतृत्व में विद्रोह होता है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। और मंडलेश्वर तथा बड़वानी का जो क्षेत्र है,
यहाँ भीमा नायक, खाज्या नायक और बिरजू नायक का विद्रोह हुआ। निर्माण क्षेत्र में ही टाटिया भील ने भी नेतृत्व प्रदान किया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 से 1922 तक हमें दिखाई पड़ता है। गांधी जी ने 1920 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन चलाया। यहां पर गांधी जी से पूछा गया कि असहयोग का मतलब क्या है, तो कहा गया कि असहयोग का मतलब है कि ऐसी दुष्ट शोषणकारी सरकार का सहायता न देना जो भारतीयों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं कर सकती, जिसका काम सिर्फ शोषण करना ही है, भारत को लूटना ही है, उसका क्या करना है, साथ नहीं देना, यहां पर असहयोग का मतलब है। और ये आंदोलन जो था ये लंबे समय तक चलता है। और इस आंदोलन के पहले गांधी जी का एक वक्तव्य जो है वो बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था, ये था कि 1 साल के भीतर आजादी दिला दूंगा। हालांकि जब 1 साल के भीतर आजादी नहीं दिलाई गई तो युवा वर्ग में खासा असंतोष हुआ और जिसके कारण कहीं ना कहीं बाद में समस्याएं आई, क्रांतिकारीवाद इन सब की तरफ आपका देश बढ़ता है। तो असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन तो देशव्यापी आंदोलन था। ये आंदोलन जो था वो चोरा चोरी कांड जो हुआ, चोरा चोरी कांड जो हुआ उसके बाद इसे वापस ले लिया गया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई, उस घटना के बाद असहयोग की वापसी हो गई। लेकिन ये असहयोग मध्य प्रदेश में भी दिखाई पड़ रहा है, जहां गंधू गोंड जो है ये अपनी मालगुजारी बेचकर आंदोलन चलाने लगे थे और डिंडोरी में सरकारी खजाने को लूटने का इन्होंने काम किया है। तो असहयोग का भी मध्य प्रदेश में एक देखते हैं प्रभाव दिखाई पड़ा और खासकर जनजातीय समुदाय के अंतर्गत गंधू गोंड जो थे उन्होंने यहाँ पर एक्शन लिया था। इसके बाद हम गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये शुरू होता है दोस्तों 12 मार्च 1930 की दांडी यात्रा के माध्यम से। ये दांडी यात्रा गांधी जी ने अहमदाबाद से शुरू की थी। अहमदाबाद में कहां से, साबरमती से। साबरमती आश्रम से गांधी जी यात्रा शुरू करते हैं और ये यात्रा जानी थी नवसारी के दांडी तक। और यहां पर यात्रा पहुंचकर क्या करने वाली थी, नमक कानून तोड़ने का काम होता था। अब नमक कानून तोड़ना इसका उद्देश्य था। लगभग गांधी जी के साथ 79 प्रतिनिधि निकलते हैं और ये 79 प्रतिनिधि 5 अप्रैल को 1930 को दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को 1930 में गांधी जी नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करते हैं, जिसका अर्थ था विनय के साथ विनम्रता पूर्वक अंग्रेजों के कानूनों की अवज्ञा करना। अब ये सविनय अवज्ञा का काम यहां शुरू किया और इसके साथ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया गया। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो 2 चरणों में हमें यह आंदोलन दिखाई पड़ता है, एक नमक सत्याग्रह के तौर पर और एक जंगल सत्याग्रह के तौर पर। जो जंगल सत्याग्रह का कार्यक्रम है ये विशेष तौर पर जनजातीय समुदाय के द्वारा किया गया और जंगल सत्याग्रह में सबसे पहले बैतूल में जंगल सत्याग्रह हुआ, जिसमें 500 आदिवासियों का नेतृत्व किया दीपचंद गोठी ने और ये एक प्रमुख बैतूल जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद जो फेमस रहा है वो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह रहा, जो गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। इस समय कोवा गोंड शहीद हो गए थे। ये सत्याग्रह के मतलब सविनय अवज्ञा में जो सत्याग्रह हुआ इसके पहले बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शहीद हुए थे, जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के दौरान शहीद हुए। मकड़ू गोंड, विष्णु सिंह गोंड, जिर्रा गोंड भी इसमें शामिल हुए थे, जिन्होंने इंपॉर्टेंट तौर पर यहाँ पर अपना भूमिका निभाई थी जब जंगल सत्याग्रह होता है घोड़ा डोंगरी का। तो क्लियर है। इसके अलावा हम देखें तो टूरिया जंगल सत्याग्रह जो है वो 9 अक्टूबर 1930 में दिखाई पड़ता है। इसका नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता कर रहे थे। रेणुबाई, मुड्डेबाई, देशोबाई अन्य सत्याग्रही के तौर पर इसमें थे। इन्होंने घास काटकर सत्याग्रह किया था। पुलिस ने बिना किसी सूचना के धरपकड़ का काम शुरू कर दिया, आतंकी गतिविधियां की, जिसके चलते इसको दबा दिया गया। अंत में हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इस आंदोलन का मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय को बहुत भारी सपोर्ट मिला था। बैतूल के मुल्ताई में महादेव तेली शहीद हो गए थे इसके समर्थन में। श्री मंशु ओझा, जो गोंड जनजाति की उपजाति ओझा समुदाय से आती थी, इन्होंने बैतूल के ग्राम राता भरी में आंदोलन किया था
और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने भागीदारी दी थी अपनी। इसके बाद बिरसा गोंड की बात करें तो बिरसा गोंड ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। बैतूल के घोड़ा डोंगरी शाहपुर में इन्होंने आंदोलन किया, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, रेलवे स्टेशन पर आंदोलन चलाया, पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के इन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ विष्णु सिंह उइके जो थे वो भी शामिल थे दोस्तों। तो ये मध्य प्रदेश में विभिन्न घटनाएं थी जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित रही है और जनजातीय लोगों का इनको सपोर्ट मिला था। तो इसके माध्यम से ये पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाता है। अगले टॉपिक में हम लोग मध्य प्रदेश की कला संस्कृति के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।